हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं ना सिलेबस को, तो वहाँ पे हमने केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट किया है। आज इस वीडियो में अब हमने फिजिक्स का स्टार्ट किया हुआ, तो फिजिक्स में भी हम बहुत सारी जो यूनिट्स है ना वो करके आ चुके हैं। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th की जो यूनिट है ह्यूमन आई, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्पेसिफिकली अगर आपको फिजिक्स वाले नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। साथ में अगर आपको पीवाईक्यू की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई के चैप्टर को। तो ये जो है ह्यूमन आई वाला लेसन है ना, यहाँ से पहले कुछ ईयर्स में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन अब जैसे हमारा 23 वाला एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे इसके, और दोनों ही क्वेश्चन इतने ईजी थे कि अगर आपने ऊपर ऊपर से भी इसको पढ़ रखा है तो भी आप उनको कर पाओगे। तो ऐसे ऐसे वो क्वेश्चन थे। तो इसीलिए ना जो सिलेबस है उसको तो आपने एटलीस्ट अच्छे से करना ही है, ताकि हमारे जो कम से कम 30+ मार्क्स तो वो आ जाएं। अगर आपने एक को कम्प्लीटली लीव भी किया हुआ ना तो भी आप 30+ मार्क्स हैं वो आसानी से लेके आ सकते हो, 35 36। अगर हमने एक को कम्प्लीट, लेकिन आपका एक कम्प्लीट लीव करने की गलती आपने तभी करनी है जब आपका जो कॉमन पोर्शन है उस पर आपकी अच्छी खासी पकड़ो। तो आप एक में से, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसमें से एक के आप पीवाईक्यू लेके चलना बस। फिर अगर आपका कॉमन पोर्शन ज्यादा ही अच्छा है, अदरवाइज तो फिर आपने तीनों ही लेके चलने हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन आई। और इस वीडियो पे ना आप कमेंट करके बता दिया करो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है या नहीं होती है, नहीं तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता और बहुत टाइम लग जाता है इन वीडियो को बनाने में। तो इसीलिए एक छोटा सा कमेंट है वो करके बता दिया करो कि वीडियो हेल्पफुल हुई है या नहीं हुई है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ना वो रहेगा ह्यूमन आई का। तो ये वाले जो नोट्स है ना, ये कॉपी वाले, वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो ह्यूमन आई किसकी तरह काम करती है? ह्यूमन आई वर्क्स है जे लाइक एक कैमरा। तो हाँ, हमारी जो आंख है ना वो एक कैमरा के जैसे काम करती है। कैसे कि जैसे कैमरा है उसको हम फोटोज क्लिक करने के लिए लेते हैं, तो वो तो हमें डिजिटल वे में हमें चीजों को कवर करने में हेल्प करेगा। वैसे ही जो हमारी आईज है ना वो भी हमें चीजों को देखने में हेल्प करती हैं। यहाँ पे भी कैमरा में भी स्टोरेज होता है, यहाँ पे हमारे माइंड में स्टोरेज होता है कि हम चीजों को लंबे समय तक भी याद रख सकते हैं, ये चीज हमने वहां देखी थी। तो जो ये भी पिक्चर्स के रूप में काम करेगा। हम जो चीजें देखेंगे वो हमारी आंखों से देखेंगे और हमारे माइंड तक जाएगी वो चीज, तो हमें याद रहेगी कि हमने इस चीज को कहाँ देखा था। तो जो ह्यूमन आई है वो किसकी तरह काम करेगी? कैमरा की तरह काम करेगी। और उसके बाद ये पूछ लिया जाता है कि हमारे यहाँ पे जो इमेज बनेगी ना, आई में जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है? रेटिना पे बनती है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? रेटिना पे बनेगी। उसके बाद है ना, जो सबसे पहला काम होता है कि जब हमारी आई होती है जैसे, तो वहां पे लाइट को पास होना होता है। तो सबसे पहले जो लाइट एंटर होगी वो कहाँ से होगी? सबसे पहले जो लाइट एंटर होगी कॉर्निया से होगी। और ये कॉर्निया है वो किसकी, जैसे हमारी ये आई बॉल है ना, इसके आगे लगा होता है कॉर्निया। तो सबसे पहले जो लाइट है वो कहाँ से एंटर करेगी? कॉर्निया से करेगी, जो कहाँ पे होता है? फ्रंट ऑफ आई बॉल पे होता है। उसके बाद जो इस आई बॉल है इसका डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंस होता है। लेंस का यूज क्यों होता है? देखो लेंस आपको समझ में भी आया होगा। लेंस से हम सुनते हैं ना चीजों को क्या करेगा? वो फोकस करेगा, एडजस्ट करेगा कि जो इमेज है वो रेटिना पे बन सके। तो फोकस करेगा, एडजस्ट करेगा कि हमारी जो इमेज है वो रेटिना पे बन जाए। तो ये काम कौन करेगा? लेंस करेगा। उसके बाद क्या है, ये यहाँ तक हम पहुंचे। उसके बाद आएगा आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस है ना कॉर्निया के पीछे लगा होता है। आइरिस है वो कॉर्निया के पीछे लगा होता है, और जो हमारी प्यूपिल होती है वो उसके साइज को कंट्रोल करेगा। तो कितना उसका साइज है वो हमें, जैसे दूर की चीजों के लिए प्यूपिल का साइज कितना होना चाहिए, पास की चीजों के लिए जो वो है साइज है इसका कितना होना चाहिए प्यूपिल का, तो वो सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। तो प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करेगा? आइरिस कंट्रोल करेगा। उसके बाद क्या है, जो लाइट है वो एंटर कहाँ से करेगी? सबसे पहले कॉर्निया में से एंटर करेगी। उसके बाद है आइरिस तक हम पहुंच गए। उसके बाद जो आगे लाइट जाएगी ना वो कहाँ पे जाएगी? लाइट एंटर थ्रू प्यूपिल सेंटर ऑफ आइरिस, जो हमारे आइरिस का सेंटर होगा ना, उसके बाद जो लाइट है वहां से पास होगी। मेनली जो हमारा आई लेंस होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस के जैसे होता है, वो रियल और इन्वर्टेड हमें चीजों को दिखाता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सिलिटरी मसल होती हैं। उन सिलिटरी मसल का काम क्या होता है? होल्ड आई लेंस। जो हमारे आई लेंस होते हैं ना उनको होल्ड करके रखती हैं। अगर ये वीक हो जाएंगी तो हम चीजों को अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो इनको आपने कैसे याद रखना है कि किस चीज का क्या काम है, ऐसे करके आपने याद रखना है कि किस चीज का क्या काम है। जैसे सिलिटरी मसल दे दी हमें, तो ये क्या करेंगी? आई लेंस को होल्ड करेंगी। अगर आई लेंस वीक हो जाएगा ना, अगर ये वीक हो गई तो ये लेंस को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएंगे और हम चीजों को अच्छे से नहीं देख पाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास
लेंस है, लेंस अगर हमने दूर की चीजों को देखना है ना, तो वहां पे हम थिन लेंस का प्रयोग करते हैं, और हमारे पास जो हम ये है सिलेरी मसल है वो रिलैक्स फॉर्म में होती है, और जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। कब? जब हमें फार की चीजों को, दूर की चीजों को देखना होता है। और अगर हमने नियर के पास की चीजों को देखना होता है तो वहां पे हमारे पास जो लेंस होता है वो ठीक होता है, और यहाँ पे फोकल लेंथ होती है वो कम होती है। कम फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है जब हमें पास की चीजों को देखना होता है। उसके बाद क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट मसल, ये क्या करता है, जो ये सस्पेंसरी लिगामेंट है ना, वो मसल और जो ये लेंस है इनको जोड़ेगा। जो ये हमारी सिलरी मसल है ना, और जो ये लेंस है, इनको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट का यूज करेंगे। उसके बाद है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का क्या काम होता है, जैसे हमारी बॉडी को नरिशमेंट चाहिए होती है, हम खाना खाते हैं, हमें पोषण, पालन पोषण चाहिए होता है, तो वैसे ही आई को कौन नरिश करेगा, एक्वस ह्यूमर करेगा। उसके बाद क्या है, रेटिना। रेटिना कैसे काम करेगा, एक स्क्रीन के जैसे काम करेगा, क्योंकि सारी जो इमेज बननी है ना वो रेटिना पे ही बनेंगी, और ये क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, रेटिना और ब्रेन को आपस में जो रेटिना पे हमारे इमेज बनी, और वहां से जो इमेज बनेगी उसकी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका होता है, ऑप्टिक नर्व का। वापस एक बार जल्दी जल्दी मैं सारी चीजें आपको रिवाइज करवाती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप आईज का जो देखना चाहो ना साथ में, तो सबसे पहले देखो हमारे पास ये वाली हमारी आइल है, आईज है, तो ये आइरिस है, ये प्यूपिल है, ये आइरिस है, ये एक्वस ह्यूमर है, क्रिस्टलाइन लेंस हो गया हमारे पास, कॉर्निया हो गया। तो वन बाय वन हम इसका सबसे पहले काम करेंगे, इनका इनका यूज देखेंगे, यहीं से देख लेते हैं हम इनका जो यूज होएगा वो क्या होएगा। तो सबसे पहले है कि जो हमारे पास जो लाइट है वो कहाँ से एंटर करेगी, स्टार्टिंग में जो देखो यहाँ पे ये कॉर्निया है ना, तो सबसे पहले लाइट यहाँ से एंटर करेगी, ठीक है, जो किसके आई बाल के फ्रंट में लगा होता है। उसके बाद आई बाल का डायमीटर हमने देख लिया, लेंस होगा, लेंस का काम क्या होगा, फोकस करना लाइट को। उसके बाद आइरिस कहाँ पे होगा, बिहाइंड द कॉर्निया होगा, जैसे यहाँ पे ये कॉर्निया है ना, तो इसके बिहाइंड में क्या है, आइरिस है, और ये क्या करेगा, इस प्यूपिल के साइज को, हमारी प्यूपिल है ना, इसके साइज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, बड़ा या छोटा कैसे करना वो करेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो ये प्यूपिल आगे आई है ना, तो अब जो लाइट जाएगी वो कहाँ पे जाएगी, फिर प्यूपिल में से पास होएगी, प्यूपिल में से पास होएगी। उसके बाद है हमारे पास क्या, कि देखो ये लेंस है, ये हमारे पास आई लेंस है, और ये जो सिलरी मसल्स हैं ये क्या करेंगे, इस आई लेंस को देखो होल्ड करे हुए हैं, तो ये किसका काम करेंगे, इसको होल्ड करने के काम आएंगी। अगर ये हमारे पास वीक हो जाएंगी तो हमें सही सही नहीं दिखेंगी। उसके बाद क्या है, एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर का क्या काम होता है, बस इसको नरिशमेंट देना होता है। ऑप्टिक नर्व है वो क्या करेंगी, ये जो दिमाग तक, हमारे माइंड तक चीजें पहुंचाएंगी। और रेटिना है, यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ से देख सकते हो, ये कभी रिवीजन मैंने आपका करवा दिया है कि इनका क्या काम होता है। बस इनमें अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो बस यही आएगा कि किसका क्या काम होता है, सबसे पहले जो इमेज है वो कहाँ पे बनती है। तो ऐसे करके आपने इनको ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। उसके बाद पे क्या है, अब पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन हम किसको बोलेंगे, देखो जो एबिलिटी होती है लेंस की टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी होती है ना लेंस की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। कैसे ये करेगा लेंस एडजस्ट, देखो कि जब हमारे पास, देखो हमने क्या बोला था कि जो हमारा ये आई लेंस है उसको क्या होल्ड करके रखती है, सिलरी मसल होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ना, अब एक बार कॉमन लेवल पे आप सोच के देखो कि जब हम दूर की चीजें देखते हैं, तो जब हम दूर की चीजें देखेंगे तो एक रिलैक्स स्टेट में हम देख सकते हैं। बहुत ही दूर की देखेंगे तो देखो हमें अपने आई पे वो दबाव डालेंगे, अदरवाइज तो हम ऐसे सही सारी बैठ के और रिलैक्स पोजिशन में हम देख सकते हैं। तो जब भी दूर की बात आएगी ना, तो जो ये सिलरी मसल्स हैं वो किस स्टेट में होंगी, फिर अपनी रिलैक्स स्टेट में होंगी। रिलैक्स स्टेट में होंगी तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, थिन लेंस का यूज। जो हमारा लेंस है वो कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है। थिन लेंस होने की वजह से उसकी जो फोकल लेंथ है ना वो इंक्रीज हो जाती है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि हम फोकल लेंथ इंक्रीज हुई है ना, फोकल लेंथ इंक्रीज हुई है, तो हम जो दूर के जो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अच्छे से देख पाते हैं। अगर यही केस हम नजदीक का देखें, तो देखो आप ज्यादा ही नजदीक की चीजों को देखोगे तो हम अपनी आईज पे थोड़ा सा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ना, कि हमें आई अपनी आंखों पे थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। तो जो ये हमारा लेंस यहाँ पे क्या होएगा, जो हमारी जो सिलरी मसल्स है ना, वहां पे पहले रिलैक्स स्टेट में थी, अब वो क्या होगा, जो कैटरैक्ट हो जाएंगे, मीन्स वो क्या करेंगी, वहां पे एकदम से उस पे देखेंगी ना, तो वो ये करेंगी। और इसके केस में जो हमारा लेंस है फिर वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा तो जो उसकी फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब फोकल लेंथ जैसे ही उसकी डिक्रीज होगी तो वहां पे हम
हम जो क्या करेंगे कि जो हमारे नियरली जो ऑब्जेक्ट है ना, बस उनको ही सही से देख पाएंगे। बस ऐसे आप इसको याद भी रख सकते हो कि जो इनका लेंस ऐसे ही, जो उसकी लेंस की पावर होती है ना, कि जब लेंस अपने आप को थिन पोजीशन में लिए होता है, तो वहां पे हम जो थिन पोजीशन में लिए होगा तो हम डिस्टेंस की चीजों को अच्छे से देख पाएंगे और उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी ज्यादा होगी। लेकिन वही चीज हम इस केस में देखेंगे कि जब हम जो लेंस है हमारा वो कैटरैक्ट की पोजिशन में होता है, मीन्स थोड़ा उसमें दबाव होता है, हमारा जो लेंस है वो मोटा हो जाता है, तो उस केस में जो उसकी फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है और हम जो पास की चीजें है ना उनको ही देख पाते हैं। तो इसी एबिलिटी को क्या बोला गया है, यहाँ पे पावर बोला गया है। लेंस की जो लेंस की पावर है ना वो इसी एबिलिटी को बोला गया है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आया था 23 में आया था कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन किसको बोला जाता है, 25 सेंटीमीटर। कम से कम हम जितनी ऑब्जेक्ट की चीजें देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं 25 सेंटीमीटर, और ज्यादा से ज्यादा जितनी हम देख सकते हैं वो तो इनफाइनाइट है, देखो हम कितना भी देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट हम किसको बोलेंगे कि जो हमारे एज्ड पीपल है वो क्या, उनकी जो लेंस है ना वो कैसे हो जाते हैं, मिल्की हो जाते हैं, क्लाउडी हो जाते हैं। तो या तो देखा होगा ना आपने कि उनको दिखना बंद हो जाता है, या तो उनकी विजन है उनका पार्शियल लॉस हो जाए या कंप्लीट लॉस हो जाए, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे, कैटरैक्ट बोलेंगे। तो क्रिस्टलाइज लेंस है ना एज पीपल के, वो क्या हो जाते हैं, मिल्की क्लाउडी हो जाते हैं, जिसकी वजह से या तो उनका पार्शियल लॉस हो जाता है या कंप्लीट लॉस हो जाता है विजन का, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, कैटरैक्ट बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है देखो विजन और उनके करेक्शन है। तो पहले मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे, ये तो शॉर्ट ट्रिक आपको रिवीजन के लिए हो जाएगा। तो क्या है, पहले मायोपिया है। तो मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, नियर साइटेडनेस। और यहाँ से अगर आप इसको देखोगे ना तो नियर साइटेडनेस दिखेगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पे हम कुछ पास की बीमारी है, लेकिन ये उल्टा है। यहाँ पे हम नियर दिखे तो ये मान लेना कि नियर की चीजों को तो हम अच्छे से देख पाएंगे, लेकिन दूर की चीजों को हम नहीं देख पाएंगे। पास की चीजें हैं वो अच्छे से हम देख पाएंगे और दूर की हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनको हम नहीं देख पाएंगे। ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज फार पॉइंट नियर देन इंफिनिटी। तो इस केस में जो फार पॉइंट रहेगा ना वो इंफिनिटी से पास में रहेगा। मीन्स क्या कि फार पॉइंट है, यहाँ पे तो हमने बोला था कि हमारा जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट का मतलब कि मैक्सिमम कितनी चीजें हम, मैक्सिमम किस डिस्टेंस तक हम देख सकते हैं। तो नॉर्मल केस में हमने बोला था कि वो फार पॉइंट इन्फिनिटी है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि वो इन्फिनिटी तक देख ही नहीं सकता, दूर की चीजों को देख नहीं सकता। तो उसका जो 4 पॉइंट है, जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी तो देखो बता नहीं सकते, लेकिन एग्जाम्पल के लिए इन्फिनिटी है, तो अगर वो उसकी दूर की जो नजर है वो कमजोर है, तो उसका जो 4 पॉइंट है वो तो पहले ही आ चुका होगा ना इन्फिनिटी से। तो क्या हो जाएगा, नियरर देन इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से थोड़ा सा इधर पास में होता है। सच ए पर्सन में क्लियरली अप टू ए डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर, वो कुछ ही मीटर तक क्लियरली देख सकता है। इन ए मायोपिया काई द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द फ्रंट ऑफ रेटिना। तो यहाँ पे देखो ये लेंस है हमारे पास, यहाँ से लाइट आई तो इमेज हमें कहाँ पे मिली, रेटिना पे मिली है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब भी मायोपिया होगा ना तो इमेज क्या करेगी, पहले से ही जो रेटिना की पोजीशन है ना जहाँ पे रेटिना पे इमेज बननी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले ही क्या हो जाएगी, इमेज ही बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पहले ही बन जाएगी, वो रेटिना से पहले ही बन जाएगी। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक्सेसिव कर्वेचर का, जैसे हमने पहले मैंने बताया था कि जो अगर हम पास की चीजों को देखेंगे तो हमें थोड़ा सा जो हम ऐसे करके देखेंगे ना, तो वहां पे क्या होगा, हमारा लेंस है वो थिक पड़ जाएगा। थिक पड़ जाने की वजह से उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ डिक्रीज होने की वजह से हम क्या करेंगे, बस पास की चीजों को देख पाएंगे और जो दूर की चीजें हैं उनको नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए ये हो जाएगा। उसके बाद है इलोंगेशन ऑफ आई बाल। एलोंगेशन ऑफ आई बाल का यही मतलब है कि वो जो उसकी जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी और हम जो पास के ऑब्जेक्ट हैं उनको तो देख पाएंगे और लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पाएंगे। उसके बाद सेकंड चीज आती है कि इस डिफेक्ट को हम कैसे कवर करेंगे। तो कैसे कवर करेंगे इसको, हम कनकेव लेंस के द्वारा कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि पहले यहाँ पे इमेज बन रही थी, अब हमने कनकेव लेंस लगाया है तो जो इसका यहाँ से जो इमेज है फिर वो वापस से किस पे बनेगी, रेटिना पे बनेगी, और जो हमारी आई साइट है वो ठीक हो सकती है अगर हम कनकेव लेंस उसको पहनाए, जैसे हम चश्मे नहीं लगाते ऐसे करके। तो रिवीजन के लिए यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या याद रखना है। यहाँ से आपको मायोपिया में क्या हो जाएगा कि नियरली थिंग्स है वो क्लियरली दिखेंगी लेकिन फार के ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे, और जो इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना के फ्रंट में होगी, रेटिना पे नहीं होगी। रीजंस क्या क्या रहेंगे इसका, कि एक्सेसिव कर्वेचर हो जाएगा, कि लेंस है वो हमारा थिक हो जाएगा। उसके बाद आई बाल बिकम इनलार्ज, आई बाल बड़ी होने की वजह से क्या हो जाएगी, वहां पे फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी और पास की चीजें ही हम देख पाएंगे। इसका जो करेक्शन है वो क्या है, कॉनकेव लेंस है। तो बस ये चीज आपने इसमें याद रखनी है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास हाइपर मेट्रोपिया। तो ये उसका उल्टा है, जस्ट वहां पे नियर साइटेडनेस था, यहाँ पे क्या होगा, फार साइडनेस। मीन्स क्या कि दूर की चीजों को हम अच्छे से देख पाएंगे लेकिन पास की चीजों को नहीं देख पाएंगे। उसके बाद क्या है कि जो फारडेस्ट पॉइंट है ना वो क्या होगा, नियर
अवे फ्रॉम दी फार्दर अवे फ्रॉम नॉर्मल नियर पॉइंट। तो अब ये पास की चीजों को नहीं देख सकता। अब हम पास की चीजों में हमने बोला हुआ है कि हम 20 सेंटीमीटर तक चीजों को क्लियर देख सकते हैं, लेकिन अगर उसको पास का दिखेगा नहीं तो ये जो फार पॉइंट है ना उसका, ये 25 सेंटीमीटर से कहीं ज्यादा होगा। इतनी चीजें तो क्योंकि वो देख नहीं पाएगा, उसको डिजीज हुआ है। तो यहाँ पे जो इसका फार पॉइंट है, जैसे वहां पे है ना, हमने बोला था कि फार पॉइंट वैसे तो इन्फिनिटी होता है, फार पॉइंट उसका इन्फिनिटी होता है, लेकिन अगर उसमें ये कमी है कि वो दूर की चीजें देख ही नहीं पाएगा, तो उसका फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से पहले ही हो जाएगा। इस केस में भी सेम चीज है, यहाँ पे नियर पॉइंट का डिस्कस हो रहा है कि नियर पॉइंट है हमारे पास, वो मिनिमम जो डिस्टिंक्ट विजन का पॉइंट है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है, लेकिन वो पास की चीजें नहीं देख पा रहा, तो उसका 25 सेंटीमीटर से कहीं ना कहीं ज्यादा ही होगा। Such a person has to keep a reading material much beyond 225 centimeters from the eye for a comfortable reading। अगर उसकी पास की नजर कमजोर है ना, तो उसको फिर एक अच्छे खासी डिस्टेंस पे चीजों को रख के पढ़ना होगा, तभी वो चीजों को क्लियरली पढ़ पाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, हमने बोला कि इमेज कैसे बन रही थी, पहले ही बन रही थी ना। अब यहाँ पे इमेज क्या बनेगी, कनकेव लेंस से बाहर बनेगी। तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये हमारे पास लेंस है, यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो लेंस के बियॉन्ड बनेगी, पीछे बनेगी। वहां पे पहले बन रही थी, यहाँ पे पीछे बनेगी हाइपरमेट्रोपिया में। और यहाँ पे क्या होगा, फोकल लेंथ है वो लंबी हो जाएगी, फोकल लेंथ इंक्रीज होएगी। फोकल लेंथ इंक्रीज होने से फार की चीजों को देख पाएंगे, नहीं इसको नहीं देख पाएंगे। वहां पे हमने बोला था इलोंगेशन हो जाएगा आईबॉल का, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो है आईबॉल है वो स्मॉल हो जाएगी, और इमेज है वो हमें बियॉन्ड द यहाँ पे रेटिना देखने को मिलेगी। और यहाँ पे कौन सा लेंस यहाँ पे यूज होएगा, यहाँ पहले वाले केस में हमने कनकेव लेंस का यूज किया था ना, यहाँ पे कौन सा यूज हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस है वो यूज हो जाएगा। तो कन्वेक्स को ही, कन्वेक्स लेंस है आई ग्लासेज विद कन्वर्जिंग लेंस एडिशनल फोकसिंग। तो ये चीज बताई गई है कि लेंस का प्रयोग करके आप इसको फोकस करके जो इमेज है वो रेटिना पे बना सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा लेंस यूज होएगा, कन्वेक्स लेंस यूज होएगा। फार थिंग्स है उनको सही सही देखा जा सकता है, लेकिन पास वालों को नहीं देखा जा सकता। और जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पास का तो वो देख नहीं पाएगा। उसके बाद आई बॉल है वो स्मॉल हो जाएगी, और फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। यहाँ पे क्या है, डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी पास की चीजों को है वो नहीं देख पाएगा। जैसे ये वाली चीज कब होएगी, जब वो एज के साथ डिक्रीज होएगा। वहां पे क्या है कि लोग जब एज डिक्रीज हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो पास की चीजें हैं ना वो एक टाइम के बाद दिखना बंद हो जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है, वहां पे जो हमारी सिलरी मसल होती है ना, जो लेंस को हमने बोला था कि लेंस को सिलरी मसल होल्ड करके रखती है, तो अगर उनकी जो वीक हो गई, उसको अच्छे से नहीं रख पाई, तो उस केस में क्या होता है, प्रेस बायोपिया यूज होता है। उसके बाद क्या है कि अगर प्रेस बायोपिया यूज होता है, तो प्रेस बायोपिया के केस में हम कौन सा यूज करेंगे, लेंस कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। लेकिन वही है कि देखो यहाँ पे प्रेस बायोपिया ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स से बोथ मायोपिया, अगर एक पर्सन है वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ही वो कर रहा है ना, सफर कर रहा है, तो उस केस में हम कौन सा यूज करेंगे, एक बाइफोकल लेंस यूज करेंगे। मीन्स क्या कि उसमें कन्वेक्स लेंस भी होगा, कनकेव लेंस भी होगा। और यहाँ पे इस चीज को याद रखना, अगर कन्वेक्स और कनकेव हमने साथ में बनानी है ना, तो अपर पोर्शन वाला रहेगा क्या, कनकेव लेंस, जो दूर के देखने में हेल्प करेगा। देखो ऊपर वाला किसका रहेगा, कनकेव का, जो दूर की चीजों को देखने में हेल्प करेगा। और जो नीचे वाला पोर्शन रहेगा ना इस लेंस का, वो रहेगा कॉन्वेक्स का, जो पास वाली चीजों को देखने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज थी आपने यहाँ पे याद रखनी है कि बाइफोकल में अपर पार्ट है वो कनकेव लेंस होता है, तो जो डिस्टिंक्ट विजन के लिए यूज होता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, जो नियर विजन के लिए यूज होता है। उसके बाद ये एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन थे, वट इज मीन्ड बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो यही आई क्या है कि वो बहुत सारी जो वेवलेंथ को देखने के हिसाब से एडजस्ट करेगा, कि दूर की चीजों को देखना तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी स्मॉल, इसको देखना पास की चीजों को देखना तो जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यही होती है क्या, एकोमोडेशन ऑफ आई की पावर। ए पर्सन विद ए मायोपिक आई कैन नॉट सी बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। एक आदमी है वो क्या करेगा कि 1.2 मीटर है उससे ज्यादा नहीं देख पाएगा, वट शुड बी टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस। तो कौन सा लेंस वो यहाँ पे यूज करेगा, कनकेव लेंस यूज यहाँ पे वो करेगा। दूर की चीजों को नहीं देख पाएगा तो कौन सा लेंस होएगा, कनकेव लेंस होएगा। उसके बाद क्या है,
व्हाट इज फार पॉइंट? फार पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी है, नॉर्मल है ह्यूमन आई बीइंग का, और जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है। ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। तो वो लास्ट रो में बैठा है तो उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। इट मीन्स क्या कि लास्ट रो में बैठा, ब्लैक बोर्ड यहाँ पे है, तो उसका दूर की विजन कमजोर है। दूर की विजन कमजोर है तो इसका मतलब क्या है कि चाइल्ड किस चीज से सफर कर रहा है? वो मायोपिया से सफर कर रहा है, और मायोपिया के लिए जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव होता है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा कि मायोपिया से वो सफर कर रहा है तो कॉनकेव लेंस से हम उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले से ही, बहुत बार ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इनमें जो मेन मेन चीज है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है कि जो हॉटर एयर है, देखो डेंसर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आता है। जैसे हमने यहाँ पे पहले पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था लाइट वाला। तो वहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आ रहा था कि हम अगर यहाँ से हम रेयर से डेंसर में जाएंगे ना तो वो टुवार्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी, और डेंसर से रेयर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमने वहां पे देखी, आज देखी थी, पहले ही देखी थी। तो हमारे पास देखो, अब हवा है, हवा में भी तो कुछ न कुछ पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल होते हैं, तो वो पार्टिकल क्या वहां पे किस चीज का काम करेंगे? एक एक तो जैसे हमारे पास लाइट आएगी ना, तो सन के पास से लाइट आएगी तो वहां पे रेयर मीडियम होगा। अब यहाँ पे एटमोस्फेयर में कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल होंगे, स्मोक पार्टिकल होंगे, तो यहाँ से जो ये लाइट है वो रेयर से और डेंसर मीडियम में आएगी, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे आएगा। तो कैसे आएगा? देखो, सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। स्टार लाइट की जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है ना, उसकी वजह से हमें लगता है कि ये ट्विंकल कर रहे हैं, वैसे वास्तव में नहीं करते। तो यहाँ पे है कि जब स्टार लाइट है वो अर्थ एटमॉस्फेयर पे आती है ना, तो वहां पे उसका क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है जब तक वो अर्थ पे पहुंचती है। इन मीडियम चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे स्मोक पार्टिकल है तो वहां पे अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, सिंपल एयर है तो वहां पे अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो इसीलिए हमें उसकी, जैसे यहाँ पे स्टार है तो उसकी पोजीशन यहाँ पे दिखती है और हमें लगता है कि वो चमक रहा है, ट्विंकल हो रहा है। तो the star appears slightly highly above than the actual position when viewed near the horizon। कि जब यहाँ पे हम इसको एक बार देखेंगे ना खड़े होके, तो जो स्टार है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखेगा, किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल ये आता है कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती है वो किसकी वजह से होती है? तो वो किसकी वजह से होगी? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होगी। आपके ऐसे टिजिटी साइंस में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दिस अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज नॉट स्टेशनरी। ये स्टेशनरी नहीं है, ये चेंज होती रहेगी, क्योंकि जो अर्थ की एटमॉस्फेयर की है ना, अब जैसे एक बार धूल उड़ रही है तो जरूरी तो नहीं ना सारा दिन धूल ही उड़े। तो अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंडीशंस अलग अलग होंगी, उन पे वो डिपेंड करेगा कि उसकी जो पोजीशन है वो अपेरेंट पोजीशन है वो फिक्स नहीं होगी कि हमने एक ही जगह फिक्स उसकी दिखेगी। सिंस स्टार आर very distant, they approximate point size sources of light, though coming from the on varying slightly, the apparent position of fluctuate and the amount of लाइट एंटिंग फ्लिकर्स। तो वही है कि देखो अलग अलग इन्वायरमेंट में से आएगा ना, तो जो अमाउंट ऑफ लाइट है हमारी आईज तक पहुंचेगी वो भी अलग अलग होगी। तो इसीलिए हमें लगता है, देखो जैसे यहाँ पे स्टार है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार हमें इसकी पोजीशन यहाँ पे दिख गई, एक बार यहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन होएगा तो यहाँ पे पोजीशन दिख गई, तो हमें लगता है कि वो क्या कर रहे हैं? ट्विंकल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पे नहीं होता। यही चीज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है एडवांस सनराइज का और डिलेड सनसेट का। क्या मतलब है एडवांस सनराइज का? कि जब हम अपने अर्थ पे यहाँ पे होरिजन पे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होएगा कि जो सूर्य उदय होता है ना, उससे पहले ही रिफ्लेक्शन की वजह से हमें वो क्या दिखेगा? पहले से ही हमें यहाँ पे रेड ऊपर दिखेगा। जैसे हमारा सूरज वो नीचे होता है तो उससे 2-3 मिनट पहले ही हमें यहाँ पे ऊपर दिखेगा। वो किसकी वजह से होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होगा, जो सनलाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी। तो यहाँ से हमारे पास रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल है वो मूव होएगा, तो क्या होगा? हमें हमारी आंखों तक पहुंचेगा। तो जो उसकी अपेरेंट, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है वहां से हमें वो कहाँ पे दिखेगा? अपेरेंट पोजीशन पे दिखेगा। तो ये वाला भी किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो क्वेश्चन आपका यही आएगा कि एडवांस सनराइज है और डिलेड सनसेट है वो किसकी वजह से होता है? तो वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। बस आपने इतना याद रखना है। उसके बाद क्या है कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है? तो वहां पे हमने पहले देखा था ना, इससे पहले वाले लाइट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्कैटरिंग होती है जब प्रिज्म से स्कैटरिंग होती है। तो प्रिज्म से स्कैटरिंग होएगी तो वहां पे हमने पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था विबग्योर वाला, ये पढ़ा था कि जो रेड की वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा थी और वो वोयलेट की वेवलेंथ है वो सबसे कम थी। और जो स्कैटरिंग होएगी ना वो किस पे डिपेंड होएगी? वेवलेंथ पे।
जितनी कम वेवलेंथ होएगी उतनी ज्यादा क्या होएगी, स्कैटरिंग होएगी, ज्यादा स्कैटरिंग। अब इसकी देखो यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, इसलिए वो क्या हो जाता है, वो स्कैटर हो जाता है। रेड है वो स्कैटर नहीं होता तो हमें नहीं दिखता, और जो ब्लू है उसकी स्कैटरिंग होने की वजह से जो हमें स्काई का कलर है वो कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। लेकिन ये भी क्वेश्चन मन में आता है कि अगर वोयलेट की सबसे कम है फिर तो हमें आसमान का कलर है वो वोयलेट ही दिखना चाहिए, लेकिन वोयलेट की वेवलेंथ इतनी कम हो जाती है वो तो कम्प्लीटली स्कैटर ही हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये वाला आई से इंडिगो बनेगा, वो भी कम्प्लीटली है वो स्कैटर हो जाएगा, तो ब्लू कलर का इसीलिए हमें जो स्काई है वो दिखता है। ठीक है, क्योंकि ये वाले जो दो कलर है ना, ये दोनों कम्प्लीटली स्कैटर हो जाएंगे, कम्प्लीटली स्कैटर होने की वजह से इनकी ये वाला कलर नहीं दिखेगा, ब्लू की वेवलेंथ इतनी हो जाती है कि वो हमें दिख जाती है, और रेड है ये वाले तो स्कैटर ही नहीं होंगे तो इसलिए नहीं दिखते हमें ये। तो ये क्या है कि जो फाइन पार्टिकल्स है ना एयर में वो क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे, जो शॉर्टर वेवलेंथ है इसकी इसीलिए, और रेड की ज्यादा वेवलेंथ है तो ये स्कैटर नहीं होगा, इसलिए जो रेड लाइट है वो भी किसकी ली जाती है, ली जाती है रेड कलर की ली जाती है, ताकि वहां पे स्कैटरिंग ना हो, एक जगह पे वो हमें दिखेगा। उसके बाद क्या है कि अगर हमारी अर्थ पे एटमोस्फेयर ही नहीं होगा, कोई भी स्कैटरिंग वहां पे नहीं होगी, तो जो भी हमें जो स्काई होएगा वो कैसा दिखेगा, फिर काला दिखेगा। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट्स, कि जो पैसेंजर होते हैं ना वो बहुत सारे जो हाई एल्टीट्यूड पे मूव कर रहे होते हैं, तो वहां पे स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं होती तो उन्हें जो आसमान है वो कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। तो डेंजर सिग्नल में रेड क्यों यूज होता है, क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग नहीं हो पाती, स्कैटरिंग नहीं हो पाती तो हमें एक जगह पे वो दिख जाता है। उसके बाद क्या है, कलर ऑफ सन एंड सनराइज एट सनसेट, तो ये भी किसकी वजह से दिखता है, स्कैटरिंग नहीं होगी रेड की, तो यहाँ पे हमें जो कलर है वो कैसा दिखता है, इसका रेड दिखता है। ठीक है, तो देखो ये आ गया रेनबो क्या है, कि रेनबो किसकी वजह से बनता है, जो हमारी ड्रॉपलेट होती हैं तो वहां से क्या होएगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन में मिलेगा, अगर हमारा सन इधर है तो आपको रेनबो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंड होता है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेनबो है किस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो रेनबो है वो काम करेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे होएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कैसे, जैसे यहाँ पे रेनबो की ड्रॉप है, यहाँ से हमारी लाइट आई है, सन की लाइट आई है, तो एक यहाँ से एक वो है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, मीन्स क्या, रिफ्रैक्शन हुआ है। तो सबसे पहले हो गया रिफ्रैक्शन। उसके बाद इस वाले मीडियम से वापस यहाँ पे आएगी, तो सेकंड हमारे पास क्या हो, उसके बाद क्या करेगी ये, आप डिस्पर्स करेगी, यहाँ पे फैलेगी। उसके बाद डिस्पर्सन हो गया। उसके बाद थर्ड जो कॉन्सेप्ट आएगा वो वापस से यहाँ पे सेम ही मीडियम है ना, अब यहाँ पे मीडियम सेम है तो अब ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन होएगा, फिर से ये बाहर जाएगी और रेनबो 7 कलर में यहाँ पे हमें दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होएगा वापस से। तो क्योंकि मीडियम फिर से चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक मीडियम आया तो ये मीडियम वापस से चेंज होएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अगर स्टेप पूछ लिए जाए तो सबसे पहले क्या होगा, रिफ्लेक्शन होएगा, फिर डिस्पर्जन होएगा लाइट का, फिर वापस एक यहाँ से यहाँ तक आई तो रिफ्लेक्शन ही हुआ ना, क्योंकि मीडियम सेम है तो रिफ्लेक्शन होएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे रेनबो के स्टेप्स थे। उसके बाद ये वाली चीजें हमने देख ली कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो क्या है, कि जो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में जो लाइट है वो नॉर्मल की साइड बेंड हो जाती है, और हमें इसकी जो पोजीशन है ना वो अलग जगह पे दिखती है, अलग जगह से दिखती है, ऊपर दिखती है थोड़ी सी तो हमें लगता है कि वो ट्विंकल करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार्स तो आपको बोल दिया हमने कि वो ट्विंकल करते हैं, लेकिन सेम चीज प्लानिट में क्यों नहीं होती, क्योंकि जो प्लानिट होते हैं वो अर्थ के क्लोजर होते हैं और उनको हम लार्ज साइज बॉडी के जैसे ट्रीट करते हैं, तो इसलिए वहां पे ट्विंकलिंग नहीं होती। उसके बाद एडवांस सनराइज है और डिलेड सनसेट है, वो भी किसकी वजह से होता है, यहाँ से रेयर से डेंसर में आएगा तो टुवार्ड की नॉर्मल बेंट होएगा, ये चीज मैंने आपको बताई है पहले, तो एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन वहां पे होएगा। उसके बाद है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की है, कि जो हम जैसे हमारे पास पहले हमने पढ़ा था 9th क्लास का लेसन पढ़ा था ना, वहां पे हमने सॉल्यूशन था, हमारे पास सॉल्यूशन था, कोलोइडल सोल था और मिक्सचर सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, मिक्सचर और सस्पेंशन, ये वाली चीजें थी ना। तो जब हम कोलोइडल सॉल्यूशन में, जैसे इसका एग्जांपल हमने मिल्क लिया था, तो वहां पे मिल्क लिया था तो जब क्या था कि अगर वहां पे जब कोलोइडल सॉल्यूशन में से हम लाइट पास करते हैं तो वहां पे स्कैटरिंग होती है, तो इसीलिए उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। तो बस यही था, देखो मेन मेन कॉन्सेप्ट इतना याद कर लोगे ना तो भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, मेन चीजें यहीं पे थी बस।
उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म द रियल इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस इन इस प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो एक कन्वेक्स लेंस है ना वो उसकी रियल इमेज बनाता है, ठीक है। तो उस यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में इमेज इधर बनती है। इफ द अपर हाफ ऑफ लेंस इज पॉइंटेड, अगर यहाँ पे हमने इसका अपर हाफ है ना उसको पेंट करके ब्लैक कर दिया, तो देखो पोजीशन इमेज की फिर भी सेम ही रहेगी, ब्लैक करने से पोजीशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही हमें पूछा गया है। तो क्या है कि द इमेज विल बी शिफ्ट डाउनवर्ड, नहीं द इमेज विल बी शिफ्टेड अपवर्ड, नहीं द इमेज विल नॉट बी शिफ्टेड, तो इमेज है वो शिफ्ट नहीं होगी, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, जो बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, हमें रेटिना में मिलते हैं, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि ए रेनबो हैज ए सर्कुलर शेप, जो हमारा रेनबो है ना उसकी सर्कुलर शेप क्यों होती है, अर्थ इज स्फेरिकल, अर्थ के स्फेरिकल होने से रेनबो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसमें किसका काम है, जो हमारे पास रेनबो बनता है वो तो रेन ड्रॉप से बनता है, तो जो भी काम बनेगा वो तो रेन ड्रॉप का ही बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ए वेरी थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ सोप बबल, अगर उसकी थिकनेस है वो जीरो में जा रही है, कितनी थिन है, अगर हमने उसको व्हाइट लाइट में अंडर में देखा तो जो कलर है वो फिल्म का कैसा दिखेगा। अगर वहां पे हमने बहुत ज्यादा थिन फिल्म ली है ना, तो फिल्म ली है तो वहां से क्या होगा, आउट ऑफ फेज इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव आप इसको बोल सकते हो। तो जो कलर है हमें वो कोई भी अपीयर नहीं होगा, वहां पे हमें क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। इन विच ऑफ फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू, व्हीकल्स में कौन सा यूज होता है रियर व्यू का, बहुत ज्यादा देखने के लिए, मीन जो बड़ी सारी चीजों को छोटा दिखाते तो वो कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग एडल्ट, ये वाला आया था 23 में, कितना होता है 25 सेंटीमीटर है, और ये वाला भी 23 में आया था 2023 में, चाहे आप पेपर से आके देख लेना। तो अगर इतनी भी यूनिट यानी मैंने इतनी करवाई है, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला हमारा उसमें हो चुका लाइट वाले में, कन्वेक्स और कनकेव का जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वहां से होगा। तो देखो अगर आपने चीजों को पढ़ा है ना तो फिर इजिली हो जाएगा, इतना मुश्किल यहाँ से नहीं आता। तो बस आज के लिए इतना था, इसमें जो जो मेन मेन चीजें थी मैंने आपको बता दी। अगर हम कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे ना तो फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, तो इसलिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम कर लेते हैं, बाकी कोई चीज मैंने स्किप नहीं की है। चाहे आप एनसीईआरटी एक बार खुद से देख लेना, कितना टाइम लगता है, एक बार आप खुद के लेवल पे भी एनसीईआरटी को देख सकते हो कि कहीं मैंने कुछ चीजें स्किप नहीं की हुई, अपने अकॉर्डिंग तो मैंने कुछ स्किप नहीं किया। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।